आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दुर्मुख, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख दुर्वासा जैसी संज्ञाओं तक का भार संभालने वाला एक कोमल प्राणी खरगोश था। किसी सजातीय विजातीय जीव से मेल न रखने के कारण माली ने उस खरगोश का लड़ाकू नाम रख दिया था। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखन्ने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना प्रारंभ किया और मैंने उसकी अकारण क्रोध प्रवृत्ति के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा दे दी। लड़ाकू नाम के लिए तो किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, परंतु दुर्मुख और दुर्वासा जैसे पौराणिक नामों का ऐसा दुरुपयोग अवश्य ही चिंतनीय है। दुर्मुख से तो मैं स्वयं भी रुष्ट हूँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुप्तचर था और रजक द्वारा सीता संबंधी अपवाद की बात राम से कहकर उसने सीता निर्वासन की भूमिका घटित की थी। राजा अपने शत्रु राजाओं की क्रियाकलाप की जानकारी के लिए गुप्तचर रखता है। प्रजा के प्रत्येक घर में दंपत्ति की रहस्य वार्ता जानने के लिए नहीं है। यह तो सर्वविदित है कि पति पत्नी क्रोध में एक दूसरे से न जाने क्या क्या कह डालते हैं। फिर क्रोध का आवेश समाप्त हो जाने पर अजी जाने दो, वो तो क्रोध में बिना सोचे समझे मुंह से निकल गया था, यह कहकर परस्पर क्षमा मांग लेते हैं। प्रत्येक गृह स्वामी अपने गृह का राजा और उसकी पत्नी रानी है। कोई गुप्तचर चाहे देश के राजा का ही क्यों ना हो, यदि उनकी निजी वार्ता को सार्वजनिक घटना के रूप में प्रचारित कर दे तो उसे गुप्तचर का अनाधिकार दुष्टाचरण ही कहा जाएगा। इससे स्पष्ट है कि पैने दांतों के दुरुपयोग में पटु खरगोश और दुर्मुख नाम रखकर भी हमने राम के दुष्ट गुप्तचर का कोई मान अपमान नहीं किया, परंतु महर्षि दुर्वासा के नाम का ऐसे धृष्टतापूर्ण उपयोग करने के लिए मुझे उनकी रुद्र स्मृति से बराबर क्षमा याचना करनी पड़ी। वे महर्षि निर्वाण को प्राप्त होकर निर्विकार ब्रह्मा में क्रोध की तरंगे उठा रहे हैं या किसी अन्य लोकवासियों को साप से कंपायमान कर रहे हैं, ये जान लेने का कोई साधन नहीं है। संभवतः अंतर्दृष्टि से ये जान लेने के उपरांत कि यह शशक ही क्रोध प्रवृत्ति के व्यक्त करने में सम्मान में निहित है, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, अन्यथा मेरी दृष्टता अब तक शाप मुक्त न रहती। उस शशक दुर्वासा की प्राप्ति एक दुर्योग की ही कही जाएगी। पड़ोस के एक सज्जन दंपत्ति ने खरगोश का एक जोड़ा पाला था, जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डालियाँ ढककर उस पे सील रख देती थी। एक रात वो सुरंग का द्वार मूंदना भूल गई और निरंतर ताक झाक में रहने वाली मर्जारी ने बिल में घुसकर दोनों खरगोश और उनके तीनों बच्चों को छत विछत कर डाला। केवल एक शशक शिशु माँ के पैरों के बीच छिपे रहने के कारण जीवित बच गया। इतने छोटे जीव को पालने की जो समस्या थी, उसके समाधान हमारे माली ने उसे मेरे घर लाकर कर दिया। खरगोश स्तनपायी जीव है, अतः बच्चे को रुई के बत्ती से दूध पिला पिलाकर बड़ा करने का यत्न किया जाने लगा। रहता वो मेरे ही कमरे में था। उसके बैठने और सोने के लिए एक मचिया पर रुईदार गद्दी बिछा दी गई थी, पर वो प्रायः मेरे तकिए के पास ही सो जाता। ज्यों-ज्यों वो बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसकी क्रोध स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। वस्तुतः खरगोश बहुत ही निरीह जीव है। दांत होने पर वो किसी को काटता नहीं, पंजे होने पर वो किसी को नोचता खरोचता नहीं। भय उसका स्थायी भाव है। नवपालित शशक हमारी धारणाओं के सर्वथा विपरीत था। दूध भात देर से मिलने पर वो पंजों से कटोरी उलट देता था। देने वाले के हाथ पांव पहुंचकर बाहर पैर के अपने नन्हे पैरों से दांत चुभा देता था और कमरे में भर में दौड़ दौड़ कर कुछ उसकी पहुंच में होता तो उसे फेंक देता था। उसकी भय से छिपकली क्या अन्य कीट पतंग तक मेरे कमरे से दूर रहते थे। ऐसे वो अन्य खरगोशों के समान प्रिय दर्शन था, परंतु एक विशेषता के साथ। कुछ बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर सुंदर, पूंछ छोटी और सुंदर और पंजे स्वस्थ थे, जिनके वो हर समय अपना मुख साफ करता रहता था। कान विलायती खरगोशों के कानों के समान कुछ कम लंबे थे, परंतु उसकी सुडौलता और सीधे जड़े रहने में विशेष मोहक सौंदर्य था। विशेषता यह थी कि एक कान काला था और एक कान सफ़ेद।
काले कान की ओर की आँख काली थी और सफ़ेद कान की आँख लाल। सामान्यतः सफ़ेद खरगोशों के आँख लाल और काले तथा चितकबरे की काली होती है, परंतु इस खरगोश की दोनों आँखों ने दो भिन्न रंगों से उस नियम का अपवाद उपस्थित कर दिया था। कभी कभी लगता था मानो दो भिन्न खरगोश का आधा आधा शरीर जोड़कर एक बना दिया गया हो और आँखों में एक नीलम और दूसरे में रूबी का चमकीला मनक जड़ दिया गया है। स्वजाति की सतर्कता और आतंकित मुर्दा का उसका सर्वथा अभाव था। मेरे कमरे में स्प्रिंगदार जाली के दरवाजे लगे थे और खिड़कियों में जाली है। अचानक किसी कुत्ते बिल्ली के भीतर आ जाने से संभावना नहीं रहती थी, परंतु जाली के बाहर थे वो प्रायः आकर मेरी प्रतीक्षा में खड़े हो जाते थे। खरगोश ना भागता, ना कहीं छिपने का प्रयत्न करता, बल्कि जाली के पास आकर क्रोधित मुद्रा से अपने दोनों काली लाल आँखों से उन्हें घूरता रहता। बिल्ली यदि जाली के पार खिड़की पर आकर बैठ जाती तो वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होकर उसे देखता और मुख में विचित्र क्रोध भरा स्वर निकलता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों का निर्वासन ही मिल गया था। इसी से वो सब कुछ बड़ा हुष्ट पुष्ट और चिकना हो गया था। तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का है और आधा कच्ची मिट्टी का, क्योंकि खरगोश जैसे जीव मिट्टी खोदकर अपने लिए निवास बनाकर ही प्रसन्न रहते हैं। पिंजड़े या पक्के फर्श वाले घर में उनके जीव का स्वाभिमान, विकास और उल्लास रुक जाता है। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने रहने के लिए सुरंग जैसा घर बनाया और इस निर्माण कार्य से अवकाश मिलते ही जाली घर के अन्य निवासियों से युद्धदेही कहना आरंभ किया। उसके झपटने और काटने के कारण कबूतर, मोर आदि का दाना चुगने के लिए नीचे उतरना कठिन हो गया। वे तब तक अपने अड्डों और झूले पर बैठे रहते जब तक दुर्मुख अपना भोजन समाप्त कर सुरंग घर में विश्राम करने के लिए न चला जाता। कभी कभी सुरंग में भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के नीचे उतरने की आहट मिल जाती तो अचानक उन पर आक्रमण कर देता था और सीधे गर्दन और किसी के पैर पर अपने दांत गड़ा देता और आर्त स्वर से कोलाहल करते हुए ऊपर उड़ जाता था। अंत में ये सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण संभवतः उसका स्वजाति शून्य अकेलापन है, वह हिमखंड जैसी चमकीली शुभ्र लाल विद्रुप जैसी सुंदर आंखें वाली, इससे उसे हम हिमानी कहने लगे। पर मेरी यह धारणा कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा, ये सिद्ध हो गई। अपनी काली लाल आंखों से मानो घूम और ज्वाला मिलाकर अपनी दृष्टि से उसके नवगत को देखा और फिर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हमने उस बेचारी की रक्षा की। अपने बिल में तो दुर्मुख ने उसे घुसने ही नहीं दिया। एक बार उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हिमानी ने उसके सुरंग भवन में प्रवेश का साहस किया, तब सुरंग के स्वामी ने अचानक लौटकर उसके कानों से खींचते हुए बाहर ही निकाल दिया। उसके सुंदर कोमल और हिमश्रुभ कानों को कुतरकर लहूलुहान भी कर डाला। हिमानी ने जब दूसरा बिल खोदकर उसे अपने कोमल हरी दूब बिछाकर अपने विश्राम कक्ष तैयार किया, तब दुर्मुख उस पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। फिर शीत के कुछ मास बीत गए और बसंत ऋतु के लंबे दिन लौट आने पर दुर्मुख की कलह प्रियता में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा। एक दिन हिमानी अपने बिल के 6 शावकों की सेना लेकर के निकली तो जालीदार घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लाह सोत्साह की लहर बस गई। पर इस नवीन सृष्टि के आने के साथ ही दुर्मुख के अकारण क्रोधी प्रवृत्ति में अपनी संपूर्ण ध्वस्त आवेश में लौट आई। वो किसी बच्चे का पांव चबा डालता, किसी का कान कुतर डालता और किसी की पीठ में घाव कर देता। हिमानी भी अपने संस्थान की रक्षा के प्रयत्न से नित्य ही घायल होने लगी। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शशक शावकों को कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतना छत विछत कर डाली कि वे बचाए ही ना जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर उसे अलग रखने का निश्चय किया। बड़े जाली घर के पास एक छोटा सा जाली घर बनाकर उसमें दुर्मुख को स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वो सबको देख सकता था, परंतु उन पर आक्रमण करने का असमर्थ था। उसने निर्वासन में कुछ दिन तक निष्फल क्रोध से छटपटाता रहा, फिर धरती खोदकर बिल बनाने में व्यस्त हो गया। बड़े जाली घर में ना जाने उसे ऐसा अव्यस्त उपाय खोज निकाला था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धरती के नीचे उसने एक इतनी लंबी सुरंग खोद डाली जो बड़े जाली घर के भीतर पहुंच गई
और इसी से वो बड़े जाली घर में बिना रोक टोक आने लगा। माली ने बड़े जाली घर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से तो बंद कर दिया, परंतु इसमें दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वो नए नए द्वार बना ले, अब जाली घर को नए रण क्षेत्र में परिवर्तित करता रहता। उसके बच्चे बड़े हो गए, फिर उसके भी बच्चे होने लगे, पर उनमें से कोई दुर्मुख से लड़कर बल में जीत ना सका और न अप्रत्यय स्नेह से उसका हृदय जीत सका। यदि मृत्यु उसे जीत ले जाती तो ये क्रम निरंतर चलता रहता। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है और एक सपोले के पूंछ की ओर भाग उसके दांत में दबा है। सपोले की मुख की ओर का भाग उसके पंजे के नीचे था। प्रायः खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं, क्योंकि वो उनके प्रिय खाद्यों में से एक है। संभवतः सांप का बच्चा संघ से जाली के भीतर घुस आया हो, क्योंकि बड़े सांप का तो उस जाली में प्रवेश कठिन था। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। वो जाली घर में बनने चबूतरे पर ही चढ़ सकता था, जिस पर सांप न चढ़ पाता, और सुरंग से बड़े जाली घर में भी जा सकता था, जहाँ मोर के कारण सांप का प्रवेश न कर पाता। परंतु उसकी चीर लड़ाकू प्रकृति ने बचाव का कोई साधन स्वीकार नहीं किया। क्रोध प्रवृत्ति में ही पार्थिव रूप से मारक विष नहीं रहता। इसी से बेचारा दुर्मुख सपोले को भी दंशक विष नहीं कर सका, परंतु मृत्यु से पहले उसने शत्रु को 2 खंड करके अपने प्रतिशोध तो ले ही लिया था। हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा है। इसे कम लोग जानते हैं। उसकी संतति से अपने पूर्वज का इतिहास जानने की शक्ति नहीं रखती, परंतु मेरे घर में उसकी विशेषताओं की चर्चा प्रायः हो जाती है। मेरे माली का आज भी निश्चित मन है कि उस खरगोश पर पहलवान की ही छाया थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता था। पहलवान की समाधि कहीं पास ही है। उसकी शक्ति से उसकी ख्याति ही दूर दूर तक ग्रामवासी मनौतियों मनाने आते हैं। पर मुझे आज भी वो छोटा मैग्नोलियन के फूल के कोमल श्वेत सशक शावक स्मरण हो आता है, जिसके जीवन के प्रारंभ में ही उस पर दुर्योग से मार्जरी की निष्ठुरता छाया आ पड़ी थी। यदि वो अन्य शवक के समान खेलता खाता माँ की स्नेह छाया में पड़ा होता तो वो पता नहीं कैसा होता।